गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। मुग़ल सम्राट जो बाबर है उसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? मुग़लों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति देश के लिए बड़ी घातक और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अनुकूल थी। एक सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्राय आपस में लड़ते रहते थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल प्रमुख थे। दक्षिण में विजयनगर और बमनी राज्य थे जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। ये स्थिति वैसे थी जबकि तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक के बाद केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती चली गई। के सैयद और लोदी वंश के शासनकाल में तो दिल्ली सल्तनत की गणना भी देश के अनेक राज्यों में से एक राज्य के रूप में की जाने लगी। इस प्रकार मुगलों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक अवस्था लगभग वैसी ही थी जब तुर्कों ने भारत पर प्रारंभिक आक्रमण शुरू किए थे। अंतर केवल इतना ही था कि तुर्क आक्रमणों के समय देश के सभी शासक हिंदू थे और 16वीं शताब्दी के प्रथम 2-3 दशकों में अनेक मुस्लिम शासकों का भी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था तथा देश में अशांति व अव्यवस्था फैली हुई थी। दिल्ली का सिंहासन हर कोई प्राप्त करने के लिए आतुर था। ऐसी स्थिति में किसी शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी पड़ोसी शक्ति के लिए दिल्ली सिंहासन की प्राप्ति की कामना करना स्वाभाविक ही था। इस समय उत्तर भारत में दिल्ली की सल्तनत की अवस्था दयनीय थी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली में लोदी वंश का राज्य था। लोदी राज्य की सीमा केवल दिल्ली, आगरा, दोआब, बयाना आदि क्षेत्रों तक ही सीमित था और लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी घमंडी स्वभाव का था और वह अयोग्य और प्रतिभाहीन शासक था। उत्तर भारत में दिल्ली के बाद में हम पंजाब का चर्चा करते हैं। पंजाब पहले दिल्ली का सल्तनत का एक अंग था। इब्राहिम लोदी के अपमानजनक व्यवहार से क्षुब्ध होकर तातार खां का पुत्र दौलत खां लोदी 1524 ईस्वी में पंजाब में एक स्वतंत्र शासक बन गया था। पंजाब में ही इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी रहता था जो कि आगरा पर अधिकार करने के उद्देश्य से इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था। उत्तर भारत में सिंध, भारत की पश्चिमी सीमा पर सिंध का राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सिंध में सुमरा नामक एक नए राजवंश की स्थापना की जा चुकी थी और सुमरा वंश का राज्य अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। कश्मीर, पंजाब के उत्तर पश्चिम में कश्मीर का राज्य था। 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा ने कश्मीर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति छिन्न भिन्न थी। पश्चिम भारत के अंतर्गत गुजरात प्रांत है। गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में जफर खान ने की थी। जफर खान दिल्ली सल्तनत का गवर्नर था। वह राजपूत था पर कालांतर में उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और फिर मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि धारण की थी। राजपूताना, तुर्क सल्तनत के अवशेषों पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वालों में राजपूताना के राजपूत सरदार अग्रगण्य थे। राजपूताना में अनेक छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की गई थी जिसमें मेवाड़ का राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था और राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। खानदेश, 1388 ईस्वी में खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना फारूकी ने की थी। खानदेश और गुजरात दोनों के शासक एक दूसरे के शत्रु थे।
खानदेश ताप्ती नदी के तट पर एक समृद्धिशाली राज्य था। मालवा, खानदेश के उत्तर में मालवा का राज्य था। 1398 ईस्वी में मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने का श्रेय दिलावर खां गोरी को दिया जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद अराजक स्थिति का लाभ उठाकर उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जौनपुर, यह भी पश्चिम भारत का अंग था। जौनपुर में सरकी सुल्तानों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। जौनपुर दिल्ली सल्तनत का एक प्रतिद्वंदी राज्य था। जौनपुर का शासक नसीर खां इब्राहिम लोदी का शत्रु था और वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का इंतजार कर रहा था। पूर्वी भारत, बिहार में दरिया खान लोहानी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। बंगाल फिरोज तुगलक के समय स्वतंत्र राज्य बन चुका था और बंगाल में हुसैनी वंश का शासन था। उड़ीसा में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उड़ीसा के शासक भारतीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व में अनेक राज्यों की स्थापना हो चुकी थी जो मुसलमान शासकों की संप्रभुता को अस्वीकार कर चुके थे। दक्षिणी भारत में इस समय बहमनी और विजयनगर जो साम्राज्य हैं उनकी स्थापना हो चुकी थी। उत्तर भारत की तरह दक्षिणी भारत के राज्य भी आपसी संघर्ष के शिकार बन चुके थे। दक्षिणी भारत में दो अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। एक का नाम था बहमनी साम्राज्य और दूसरे का था विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई और शुरुआत में बहमनी साम्राज्य दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राज्य था, परंतु 1481 ईस्वी में महमूद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य की हालत खराब होती चली गई और विजयनगर के हिंदू शासकों के निरंतर प्रहार से बहमनी साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और विशाल साम्राज्य विघटित होकर 5 खंडों में बट गया था। यानी बहमनी साम्राज्य बरार में इमाद शाही राजवंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश और बीजापुर में आदिल शाही वंश और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और बीदर में बरीद शाही राजवंश। इन राज्यों के बीच पारस्परिक शत्रुता थी और वे एक दूसरे के राज्य में लूटपाट करते थे। मुसलमानों की आपसी मतभेद ने दक्षिण भारत में उनके विस्तार के काम को ठप कर दिया था और विजयनगर एक हिंदू राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और कृष्णदेवराय के बाद राजा कृष्णदेवराय के समय विजयनगर काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में संघर्ष शुरू हुआ और आपस में ये दोनों राज्य आपस में लड़ते रहे थे। इस प्रकार दक्षिणी भारत में भी एकता नहीं थी और जो कि बाबर के लिए ये सब स्थितियां थी वो अनुकूल थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुगलों के आगमन के समय दिल्ली सल्तनत अपना पुराना वैभव और शक्ति खो चुकी थी और बहुत से प्रदेश उसके नियंत्रण से निकल चुके थे और दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी और उसका चाचा आलम खां ये आपस में लड़ रहे थे और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने तो बाबर से सहायता मांगने के लिए चला गया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार बताया और अपनी सत्ता को बचाने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने अपने पुत्र को बाबर के पास काबुल भेजा और हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार ये जो आलम खां और दौलत खां जैसे अफगान सरदारों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और फिर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था
सर्वत्र अशांति और अराजकता थी, और अशांति और अराजकता होने के कारण ऐसी स्थिति किसी भी विदेशी आक्रांता के लिए अनुकूल होती है, और वैसा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।